दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने होगी पेशी। आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछे जाएंगे सवाल। लोकसभा की आचार समिति के सामने आज पेश होंगी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का है आरोप। चुनावी राज्य में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, तो वहीं 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। पुर्तगाल दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भारतीय समुदाय से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सहयोग करने का किया आह्वान। पुर्तगाल के बाद आज से इटली का करेंगे दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन नाम 200 सम्मेलन को करेंगी संबोधित। भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन में भी होंगी शामिल। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से आज उतरेगी टीम इंडिया। वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका से होगा सामना। तेंदुलकर ने एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी विराट कोहली की नजरें। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। अब तक 56 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की करते हैं इसी के साथ शुरुआत। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले की जांच की आज अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। आज इस बारे में उनसे ईडी सवाल जवाब करेगी। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को ईडी ने हाल ही में समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को जारी समन में कहा है कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल के सबूत हैं। ईडी से पहले इसी साल अप्रैल में सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल को अभियुक्त नहीं बनाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसी हफ्ते सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई, जिसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी के आप नेताओं पर हमले भी तेज हो गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि पार्टी को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। दिल्ली के आबकारी घोटाले में पिछले एक साल में कब क्या हुआ, आइए एक नजर इस पर डाल लेते हैं। दरअसल 17 नवंबर 2020 को नई आबकारी नीति लागू हुई थी। दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट में शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने के लिए नियमों के उल्लंघन का जिक्र किया गया। उसके बाद 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। फिर 28 जुलाई 2022 को आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से उत्पाद शुल्क नीति की पुरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। 31 जुलाई 2022 को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 रद्द कर दी गई। फिर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य नेताओं पर सीबीआई ने छापा मारा। 22 अगस्त 2022 को केस में ईडी की एंट्री हुई और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। उसके बाद 6 और 16 सितंबर 2022 को ईडी की तरफ से पूरे देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। 27 सितंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर सीबीआई की गिरफ्त में आए। 28 सितंबर 2022 को ईडी की गिरफ्त में शराब व्यापारी समीर महेंद्रू आए। 7 अक्टूबर 2022 को ईडी ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। उसके बाद 10 अक्टूबर को सीबीआई ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया। 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की।
उसके बाद में 14 नवंबर 2022 को ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया। उसके बाद में 30 नवंबर 2022 ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया। 30 नवंबर 2022 को ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को आरोपी बनाया। 11 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने के कविता से हैदराबाद में पूछताछ की। 26 फरवरी 2023 जब सीबीआई ने घंटों पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। फिर 4 अक्टूबर 2023 को ईडी का संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा और संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई। 30 अक्टूबर 2023 की देर शाम ईडी का अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया और अब वो ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी के जो तमाम सवाल है उसके जवाब देते हुए नजर आएंगे। वहीं संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था। कैश फॉर क्वेरी केस में लगे आरोपों पर महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया गया था। सांसद महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। एक इंटरव्यू में महुआ ने यह भी माना था कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड भी दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इसके लिए उन्होंने कैश या महंगे तोहफे लिए थे। सीबीआई को दी अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था और इसी शिकायत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफों को लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर संसद की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। समिति जय अनंत और निशिकांत के बयान भी दर्ज इससे पहले कर चुकी है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान अब तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं राज्य में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 230 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4,439 में से 2,916 नामांकन पत्र वैध पाए गए। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी आज कई दिग्गज और स्टार प्रचारक चेहरे प्रचार करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने के बाद 1066 उम्मीदवारों के नामांकन मान्य पाए गए। दूसरे चरण के चुनाव में 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा और वहीं 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण का मतदान होगा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल शाम दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। बीजेपी तेलंगाना के लिए अब तक
कुल मिलाकर 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। तो वहीं राजस्थान में अब तक 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। पार्टी को अभी तक 76 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान करना है और माना जा रहा है कि कल हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान में बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय किए गए हैं। इसके साथ ही तेलंगाना को लेकर भी अब अगली सूची के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द होने की भी उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासनकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बताया। इन सब के बीच कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ने कमलनाथ के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बीजेपी शासनकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2003 में जब प्रदेश को भाजपा सरकार ने संभाला था तब प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपए थी, जो आज बढ़कर 1,40,000 हो गई है। प्रदेश का कुल बजट 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो आज 3,14,000 करोड़ रुपए है। जीएसडीपी का साइज 71,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। प्रदेश की कृषि विकास दर 2 से 3% से बढ़कर अब 18% से ज्यादा है। विकास दर इस समय 16% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पहले 7,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थीं। आज 5 लाख किलोमीटर की शानदार सड़कें बनाई गई हैं। पहले सिंचाई केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश को बीमारू और पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने मतदाताओं से मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में नहीं सौंपने की अपील की जो प्रदेश की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार थे। एक जमाने में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन हम आज समृद्ध और विकसित राज्यों की पांत में, अगली पांत में हम खड़े हैं। मध्य प्रदेश को अभी और आगे ले जाना है। मेरा ये निवेदन भी है कि मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में ना सौंपें जो मध्य प्रदेश की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरों और गड्ढों का प्रदेश बना दिया था, भ्रष्टाचार और घोटालों का प्रदेश बना दिया था। उनसे मध्य प्रदेश को बचाना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नरसिंहपुर जिले के करेली और सागर जिले के जैसी नगर में सभाओं को संबोधित किया। करेली की जनसभा में उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बताया है। ये चौपट प्रदेश आज आप सबके सामने है। आज जो प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है, मैं नौजवानों की ओर देखता हूँ, ये सब नौजवान खड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती मुझे इन नौजवानों की भविष्य की है। इस बीच कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ फिर विवादों में हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा और अब शपथ ग्रहण के लिए भोपाल आने का न्योता देने के बाद नकुल नाथ फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा कह रही है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ठेके पर चला रही है और पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर छिंदवाड़ा नकुल नाथ को दे दिया है। जिस प्रकार से उनके पिताजी कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस को ठेका पर लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे उनके पुत्र को छिंदवाड़ा दिया गया। आप देखिएगा, वो शपथ जैसे शेख चिल्ली जैसे सपने देख रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तभी तो शपथ करेंगे भाई। हालांकि नकुल नाथ के बयान पर कांग्रेस ये तो कह रही है कि पार्टी में सभी निर्णय सामूहिक होते हैं, लेकिन नकुल नाथ के बयान से किनारा करने से भी बच रही है। कांग्रेस पार्टी में सभी निर्णय सामूहिक होते हैं। 7 तारीख की यदि उन्होंने दिनांक तय किया है तो ये अच्छी बात है। शुभ मुहूर्त देख के उनके अनुसार वो शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य प्रारंभ होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस भले ही शपथ ग्रहण को लेकर नकुल नाथ द्वारा शुभ मुहूर्त का हवाला दे रही हो, लेकिन सच तो ये है कि नकुल नाथ ऐसे बयान देकर पार्टी की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल तो सभी पार्टियां प्रदेश में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट।
तो ये तो बात रही मध्य प्रदेश की। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कांग्रेस की चौथी और पांचवी सूची आने के बाद टिकट कटने से नाराज पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर असंतुष्ट पार्टी नेता महेश जोशी के समर्थकों ने काफी हंगामा किया, तो टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा ने प्रदेश एससी आयोग के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। इसी बीच प्रदेश में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, तो दिग्गज नेताओं ने चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के रण में बीजेपी का प्रचार करने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतरे। अलवर के तिजारा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आप जानते हैं अगर यही हत्या यूपी में हुई होती तो क्या होता। उन्होंने कहा कि यूपी में बेटी की सुरक्षा भी है और संतों का सम्मान भी, लेकिन राजस्थान में अराजकता का माहौल है और इसका इलाज तो हनुमान जी की गदा में है। किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। इस बीच जयपुर की विद्याधर नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने सीकर रोड स्थित चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ा है और यहां राम राज्य स्थापित किए जाने की जरूरत है। इस बीच कांग्रेस के 61 उम्मीदवारों की 2 नई सूची आने के बाद नाराज कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एससी आयोग को वैधानिक दर्जा नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकट काटे जाने से नाराज बैरवा ने कहा कि ये सच बोलने का इनाम है। 25 सितंबर को जिन लोगों ने इस्तीफे दिए, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। हम काला कमान के साथ थे, हम मुख्यमंत्री आवास में थे। राजेंद्र सिंह गुड़ा हो, नराज सिंह मलिंगा हो, चखला लाल हो, उनका इनाम मिला है। वो हो सकता है लेकिन समर्थकों को औरों को भी कहीं दिया है, लेकिन वो हमारा तो यही दोष है ना कि मैं सत्य बोलता हूँ। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे में सच उजागर किया है। उनकी व्यथा से स्पष्ट है कि कांग्रेस में दलित बहनों भाइयों की सुनवाई नहीं है और उनसे जमकर भेदभाव किया जाता है। कांग्रेस ने उन्हें वोट के लिए सगा बताकर ठगा है। चुनावी भाषणों में खुद को हीरो दिखाने वाले राहुल गांधी और अशोक गहलोत असल में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के कट्टर विरोधी हैं। पिछले 5 साल में इनकी सर फुटबॉल सबने देखी है। किस तरह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को गधा घोड़ा बकरा कहा, आपने देखा। पूरी सरकार क्वारंटीन रही। सरकार के एक मंत्री ने जाके अपनी सरकार के बाकी लोगों पर भ्रष्टाचार के वो क्या कहते हैं उसको मुकदमा दर्ज करा दिया, और उसके बाद में जब सरकार में वो वापस मानेसर से लौट आए तो कुल मिला के उनको क्लीन चिट मिल गई, FIR वापस ले ली गई। तो पिछले 5 साल में राजस्थान ने इस सरकार के दंश को झेला है। हमारा जो पूरी ताकत है, हमारा संकल्प है, वो राजस्थान की जनता को इस कुशासन से बाहर निकालना है, इस गहरे गड्ढे से बाहर निकालना है, और विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है उसमें विकसित राजस्थान की भूमिका तय करनी है। इस पूरे मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफी नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन रख चलनी पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस ने चौथी और 5वीं सूची में कुल 61 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन पार्टी ने उन 35 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था। माना जा रहा है कि इस बार ज्यादातर उन्हीं टिकटों को बदला गया है जिन्हें सचिन पायलट खेमे का माना जा सकता है।
ऐसे में कांग्रेस के इस कदम से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पहले से चली आ रही खींचतान और बढ़ सकती है। तो ये तो बात रही राजस्थान की, और खबरों का सिलसिला भी डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कोलंबो में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नम टू हंड्रेड सम्मेलन को संबोधित करेंगी। ये कार्यक्रम श्रीलंका सरकार ने आयोजित किया है, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने भी शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी, जिसका विषय कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्री इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वार्ताओं और राजनयिक विचार विमर्श में भी शामिल होंगी। इससे पहले कल कोलंबो में उन्होंने श्री दलाजा मालीगवा में पूजा अर्चना की, असगिरिया और मालफत्ते के प्रमुख धर्म गुरुओं से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने अनुराधापुरा में जय श्री महाबोधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इजराइल और हमास संघर्ष की, जहां गजा पट्टी में ये भीषण संघर्ष लगातार जारी है। दोनों एक दूसरे पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल की सेना हमास के आतंकियों के ठिकानों को लगातार तबाह करने में लगा है। आसमान से लेकर जमीन तक सभी जगहों से हमास पर हमले किए जा रहे हैं। गजा शहर में एक बार फिर आग की लपेटों को देखा गया। गजा में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन हमलों में 3600 से ज्यादा बच्चों सहित कम से कम 8796 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। और बुलेटिन में बात करेंगे अब खेलों की, जहां विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के साथ आज होने जा रहा है। अब तक प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाने की होगी। टीम इंडिया ने अब तक प्रतियोगिता में 6 मैच खेले हैं और सभी में उन्हें जीत भी हासिल हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर श्रीलंका की करें तो 6 मैचों में से टीम को 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और उनका सेमीफाइनल में पहुंचना बेहद ही मुश्किल इस वक्त लग रहा है। टीम को पिछले मैच में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था और ऐसे में श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ कोई गलती नहीं करना चाहेगी। टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बहुत सुधार की भी आवश्यकता है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा। विधानसभा चुनाव की